रेडिएशन सेफ्टी एंड इट्स डेटा, तो सम रिलेवेंट डेटा अबाउट द रेडिएशन सेफ्टी। रिलेवेंट डेटा थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, पहले तो यूनिट कन्वर्जेशन समझ लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं कि डोज लिमिट हमारा बॉडी कितना मार सकता है, कितना खा सकता है। हम लोग वर्कर के टाइप पे काम कर रहे हैं, या तो फिर पीपल जो ह्यूमन पीपल है जो जिसमें ये काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे तैसे सिटी में घूम रहे हैं, उसको कितना खाना चाहिए। और हम लोग रेडिएशन का रेडियो टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन है तो हमको कितना खाना चाहिए, या तो फिर हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम लोगों को कितना इफेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज समझेंगे। लेकिन ओल्ड यूनिट और न्यू यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे है क्वांटिटी, रेडियो एक्टिव है, एक्सपोजर है, डोज है और इक्विवेलेंट डोज है। ठीक है, तो ओल्ड यूनिट क्या था, रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी में, हम लोग रेडियो एक्टिविटी को क्यूरी में मेजर करते हैं। इसके बाद एक्सपोजर को हम लोग रंजन में, अभी मैंने समझाया कि एक्सपोजर जो है वो आयोनाइजेशन कितना होता है उसके हिसाब से हम लोगों को रंजन में मेजर करना है। हम लोग डायरेक्टली तो कभी भी रेडिएशन को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर को हम लोग रंजन में मेजर करना है। डोज जो है उसको आरएडी में मेजर करना है, और सबका इक्विवेलेंट है, दोनों का कॉम्बो है, वो आरईएम में मेजर करना है। लेकिन ये सब थे ओल्ड यूनिट। अभी नया यूनिट क्या आ गया है, तो क्यूरी की जगह हम लोग बैक्वेरल नया यूनिट है रेडियो एक्टिव का, वो भी हम यूज करते हैं। और एक्सपोजर में ये रंजन है, उसकी जगह कुलम पर केजी, ये जो अभी हमने समझाया वो सब चीज है, कुलम पर केजी है। आरएडी जो है वो ग्रे है, ग्रे में मेजर करते हैं। याद रखो ग्रे ग्रे ग्रे, माइंड में याद रखो, सेट कर लो ग्रे ग्रे ग्रे, क्योंकि ग्रे के ऊपर ज्यादा काम आज हम लोग करने वाले हैं, ग्रे। ठीक है, ये ग्रे है, उसमें आरएडी की जगह हम लोग ग्रे समझेंगे, और आरईएम की जगह सीवियर, सीवर्ट, सो नॉट सीवियर, सीवर्ट, उसको कैपिटल एस वी में हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी देखो 1 बैकवेरल इज इक्वल टू 0.27 10⁻10 क्यू कुलम, 1 कुलम पर केजी, इसको 38.76 रंजन। और 1 ग्रे, ग्रे जो है गे नहीं है, ठीक है, गे नहीं है, याद रखो गे नहीं है, ग्रे है। ग्रे जो है 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 आरएडी, वो जो हमने ऑलरेडी वहां पे सीखा समझा। 1 सीवर्ट, सीवर्ट जो है उसको 100 आरईएम। तो ये सब चीज यूनिट का एक कन्वर्जेशन है। तो आइए, डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर, हम लोगों को कितना डोज खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। इन सेटिंग द डोज लिमिट ऑफ द रेडिएशन वर्कर, हम लोगों को ऐसा सेटअप होना चाहिए, सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ये जो गाइडलाइन बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड रिकमेंडेट्स, तो ये क्या रिकमेंडेट करता है, तो कि अ लिमिट ऑफ द इफेक्टिव डोज इज 20 मिली सीवर्ट, मिली सीवर्ट पर ईयर एवरेज। एवरेज आपको 20 मिली सीवर्ट से ज्यादा नहीं खाना है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो कांड होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इफेक्टिव डोज जो है वो 20 मिली सीवर्ट से ज्यादा नहीं खाना है। याद रखो पर ईयर एवरेजली। अगर 5 साल की मैं बात करूं तो 100 मिली सीवर्ट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। याद रखो 100 मिली सीवर्ट से ज्यादा गया तो लग गई वाट। याद रखो आपको 5 ईयर के अंदर 100 सीवर्ट से ज्यादा नहीं खाना है, और आपको एवरी ईयर 20 मिली सीवर्ट से ज्यादा नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये सब चीजें ना हम लोगों को बचने के लिए भी कुछ बोलती है। कभी कभी ऐसा होता है एक ईयर में ज्यादा खा लेते, एक ईयर में कम खा लेते, ऐसा भी होने का चांसेस है ना। एक ईयर में ज्यादा खा लेते हैं, एक ईयर में कम खा लेते हैं। तो हम लोगों का 100, तो हम लोगों को ध्यान ध्यान रखना है 5 साल में 100 से ज्यादा तो नहीं खाना है, ये तो बात हो गया। लेकिन ईयरली एक बार ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, तो विथ द फर्दर प्रोविजन, दूसरा एक ऐसा प्रोविजन है कि इफेक्टिव डोज शुड नॉट एक्सीड 30 मिलीसीवर्ट इन एनी सिंगल ईयर। अभी देखो मैं आपको एक सिंपल समझाता हूं कि यहां पे मैं ईयर लिखता हूं, ईयर, ठीक है। ये 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 ऐसा है। अभी तो 2022 चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये ईयर हो गया, ठीक है। अभी कितने ईयर में आप कैसे कैसे खाएंगे डोज, उसका मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूं। तो मुझे आपको ये बोलना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यहां पे मैं क्रॉस या ओके करेगा, ठीक है। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे ये बोलो कि मुझे क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि भाई 20 मिली सीवर से ज्यादा नहीं खाना है ईयरली।
ठीक है, और 5 साल में 20 ईयरली 20 मिली सीवर, और 5 ईयर 100 मिली सीवर, और एवरेज ईयर 30 से ज्यादा मिली सीवर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहली बार 2016 में काम किया, मैं 30 मिली सीवर खाया। ठीक है, मिली सीवर खाया, फिर बाद में 20 खाया, बाद में 10 एक साल खाया, एक साल 20 खाया, एक साल वापस 30 खाया। तो ये एक्सेप्ट है कि नहीं है? एक्सेप्ट है। ये एक्सेप्ट है कि नहीं एक्सेप्ट है? मुझे कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में प्लीज। एक साल मैंने 30 खाया, एक साल 20 खाया, एक साल 10 खाया, एक साल 20 खाया, एक साल 30 खाया। 5 साल का एवरेज मुझे 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, याद रखो 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 30 30 60 60 60 70 80 90 100, ये 110 हो गया, चलेगा? नो, नहीं चलेगा, ये तो आप फेल हो गए, ये तो आपका कांड हो गया, आपने ध्यान नहीं रखा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक साल मैंने 40 खाया, एक साल 10 खाया, 10 खाया, 10 खाया और 10 खाया, ये चलेगा? दूसरा वाला चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई बोल सकता है? क्योंकि भाई एवरेज आपको 30 से ज्यादा तो जाना ही नहीं है ईयरली, यहाँ पे ये तो क्लियर वर्ड बोल दिया गया है। तो ये भी घंटप्पा भी, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही साल में आपने ज्यादा रेडिएशन खा लिया है। ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। ओके, अभी एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने 20 खाया, 10 खाया, 10 खाया, 10 खाया और 5 खाया, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा? ये लाइन वाला, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है। 5 एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? 3 नंबर वाला, यस चलेगा, दिस इज एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो आपने ईयरली 20 खाना है, तो आपने सभी जगह पे 20 से तो कम ही खाया है। ऊपर से आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 ईयर आपको है ना 30 से ज्यादा नहीं जाना है, 30 से ज्यादा आपको जाना है, नॉट एक्सीड। यहाँ पे लिखता हूं नॉट एक्सीड। ठीक है, नॉट एक्सीड, 30 से ज्यादा तो आपको जाना नहीं है, तो आपने ये भी फॉलो कर लिया। ऊपर से आप ईयरली 100 नहीं गए, तो 20 30 40 50 और 45 से तो ज्यादा आप गए नहीं, देन दिस इज एक्सेप्ट। ओके, तो ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देता हूं, 30 30 5 5 और 5, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई बोल सकता है? 9:19 PM, उसके बाद का जो आंसर रहेगा मैं समझेगा। कोई ये चलेगा कि नहीं चलेगा? जाए चैट बॉक्स में, जब तक नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पता है ना? नहीं चलेगा, किसी ने लिखा है नहीं चलेगा, किसी ने बोला है चलेगा। भाई कंफर्म करो, नहीं क्यों चलेगा मुझे ये बोलो। देखो ईयरली 30 नहीं खाना है, तो यहाँ पे आपने 30 से ज्यादा नहीं खाया, यहाँ पे भी 30 से ज्यादा नहीं खाया, 30 30 60, और आपको 100 से ज्यादा नहीं जाना है 5 साल में, 30 30 60 60 और ये 10 70 और 75 से तो आप ज्यादा गए ही नहीं है, और ऊपर से आप 30 से भी ज्यादा नहीं गए, तो ये चलेगा। ठीक है, ये चलेगा। अभी और एक एग्जांपल देता हूं, 30 30 31 10 और 0, ऐसा आएगा। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ये आप 30 से ज्यादा चले गए। ठीक है, नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है मेरे भाई, कि आपको याद रखना है कि आपको इफेक्टिव डोज जो है 20 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना है पर ईयर, एवरेजली पर ईयर आपको नहीं जाना है। ऊपर से एवरी 5 ईयर में आपको 100 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना है, 5 ईयर में 100 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना है। और दूसरा आपको ये प्रोविजन है कि चलो चलो कभी कभी ये 20 से हम ज्यादा खा भी लेते हैं, तो उसका दूसरा प्रोविजन ये है, इफेक्टिव डोज शुड नॉट एक्सीड 30 मिली सीवियर इन एनी सिंगल ईयर, कि कोई भी सिंगल ईयर में आपको 30 से ज्यादा नहीं जाना है। तो ये हो गया था हमारा इसके हिसाब से कैलकुलेशन। अभी आगे बढ़ते हैं, ये नीचे के टेबल का हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AEBR, और आजकल नया भी फैशन है और जो है मार्केट में, वो भी मैं आपको बोलता हूं क्या चीज है। एक मिनट चालू रखिए आप फोन।
कहाँ गया भाई, नहीं या फिर आईसीआरपी, देखो इंटरनेशनल आईसीआरपी आप सर्च मारेंगे, ये तो ये भी एक रेगुलेशन इंटरनेशनल का एक बॉडी है, वो भी यही बोलता है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया बोर्ड के अंदर, वो भी अगर आप ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड का साइट खोलेंगे तो पहले ही पेज में, फर्स्ट पेज में आपका ये मिलेगा, तो आप खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा सर्च मारिए कि डोज लिमिट्स ऑफ वर्कर, ऐसा करके सर्च मारेंगे डोज लिमिट्स ऑफ वर्क, तो भी ये आ जाएगा, ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल पहले समझते हैं। हमारा पूरा का पूरा बॉडी इफेक्टिव डोज जो है, पार्ट ऑफ द बॉडी, ये पार्ट ऑफ द बॉडी है, कौन सा पार्ट कितना खा सकता है वो, उसके बाद ये डोज लिमिट कितना है वो, ठीक है, ये सब चीजें। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड पब्लिक एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब रेडिएशन एक्सपोजर टू द वर्कर इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस इन विच ही और शी, दोनों में से कोई भी, exposed due to the handling the radioactive source और radiation generating equipment। किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद, तो शायद इसका आंसर मिल गया होगा। ओनली फॉर रेडियोग्राफर डोज है, हरित जी ने क्वेश्चन पूछा था, और भी किसी ने पूछा था ओनली फॉर रेडियोग्राफी है, हरित सिंह जी है, हरित जी भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो है, आपका आंसर मिल गया होगा, रेडिएशन एक्सपोजर टू वर्कर इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस इन विच ही एंड शी एक्सपोज्ड ड्यू टू द हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, जो रेडियो एक्टिव सोर्स हैंडलिंग करता है उसके लिए ये गाइडलाइन दिया गया है, और रेडिएशन जनरेशन इक्विपमेंट जो है उसको वो हैंडल करता है, उसके लिए मेरे भाई ये गाइडलाइन दिया गया है। तो आप गाइडलाइन समझ लीजिए कि हमारा स्किन कितना एक्सेप्ट कर सकता है, हमारा मुंह कितना एक्सेप्ट कर सकता है, हमारा आंख कितना एक्सेप्ट कर सकता है, वो सब चीज का डिस्कशन है। तो आगे बढ़ते हैं। वॉल बॉडी, एक तो पूरा का पूरा आपका बॉडी जो है ये 20 मिली सीवियर से ईयरली एवरेज, और 5 कंसिक्वेंटली ईयर जो है वो आपका 5 कंसिक्वेंटली ईयर जो है 1 मिली सीवियर, मतलब 1 मिली ऐसा समझो 100 मिली सीवियर पर ईयर। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और 30 मिली सीवियर इन यानी सिंगल ईयर, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये बात हमने ऑलरेडी टेबल में समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, ये गलत लिख गया है, यहां से ऐसा लाइन है, ठीक है, यहां तक, तो ऐसा समझो आप। ओके, ये पब्लिक एक्सपोजर की बात है, यहाँ पे क्लियर लिखा है 20 मिली सीवियर से और 30 मिली सीवियर से, और ओवर 5 ईयर का 100 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, ये बात हो गया। अभी लेंस ऑफ द आई, अभी एक एक बॉडी के ऊपर जाते हैं। इक्विवेलेंट डोज मतलब आपका मुंह, आपका आंख, आपका आइस, वो जो है 150 मिली सीवियर इन ईयर, 150 से तो ज्यादा ईयरली जाना ही नहीं चाहिए। और आपका पब्लिक जो है वो 15 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ईयर। स्किन, आपका स्किन जो है वो, तो हमको कैसे पता चलेगा हमारा आंख मुंडी क्या क्या कितना खाया है भाई, आप डॉक्टरी चेकअप है इसका, वो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज बीआर से आपको देता है, बैच वगैरह सब चीज देता है, आपको चेस्ट पे लगाने के लिए देता है, हाथ पे लगाने के लिए देता है, ठीक है, आपका पैर पे लगाने के लिए देता है, बहुत सारा चीज देता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो सब चीज लगा देना है, उसमें आपको पता चल जाएगा किसमें कितना खाया है। ठीक है, आपका आंख जो है वो 150 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपका स्किन है 500 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए ईयरली। देखो अभी आप बोलेंगे आपने तो बोला इतना ही खाना चाहिए, लेकिन भाई इतना तो ये इतना नहीं खाना है आपको, ये है, लेकिन कुछ लोग तो ज्यादा भी खा लेंगे ना, तो उसका क्या, जब जो लोग ज्यादा रेडिएशन के अंदर जाएगा तो उसको भी कुछ इफेक्ट होना स्टार्ट होगा, तो वो इफेक्ट का बात चल रहा है अभी। ठीक है, 150 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, स्किन है तो 500 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और हाथ है आपका, फीट मतलब पैर है, वो सब चीजें है वो 500 मिली सीवियर से नहीं जाना चाहिए। ओके, आपका आंख है वो पब्लिक जो है, जो पब्लिक मार्केट में आजकल घूम रहा है, उसका 15 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। स्किन है वो 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे यार गन चक्कर ये सब चीज लोग ज्यादा खाएंगे तो चलेगा, ये पब्लिक कम खाएगा तो ऐसा क्यों,
भाई ऐसा इसके लिए है, इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ काम करना पड़ता है, उसका खाना भी वैसा होता है। मैं आई थिंक एक सेशन में बोला भी था, कुछ लोगों को ज्यादा चने खाने के लिए बोला जाता है, कुछ लोग को बनाना खाने के लिए बोला जाता है, और कुछ लोगों को ज्यादा ड्रिंक करने के लिए बोला जाता है कि आप थोड़ा ड्रिंक वगैरह सब चीज अल्कोहल बनो। मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको अल्कोहल बनने के लिए, रेडिएशन निकालने के लिए विशाल भाई ने बोला था ना दारू पीने का, इसके लिए हम बिंदास पी रहे, ऐसा घंटप्पा भी नहीं है। ठीक है, उसका भी एक गाइडलाइन है, मैं रिकमेंडेशन नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसा मेरा नाम देख के फिर मेरे को कॉपीराइट नहीं घुसा देने का, क्या ऐसे इसने ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रेग्नेंट लेडी कोई भी है, प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर जो है वो प्रेगनेंसी में भी वो काम करती है, तो आफ्टर डिक्लेरेशन प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी उसका डिक्लेरेशन हो जाता है तो 1 मिली सीवियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चलो, मैं ये प्रेगनेंसी से मुझे बात याद आया, मैं आपको बोलता हूं, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मोबाइल के ऊपर बैन किया है। क्यों? क्योंकि भाई उसका रेडिएशन जो है ना, वो रेडिएशन कुछ लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे 1.8 शायद है आज मार्केट में, आप इंटरनेट में सर्च मारो, इंडियन गवर्नमेंट मोबाइल इज बैन अप टू विच रेडिएशन रेंज, ऐसा करके सर्च मारो आपको आ जाएगा। तो लोग आजकल बहुत स्मार्ट जो है वो लोग ऐसा करते हैं, मोबाइल में रेडिएशन कितना फेंकता है वैसा रेडिएशन वाला, कम रेडिएशन फेंकने वाला मोबाइल लेते हैं। तो आजकल बहुत सारे मोबाइल में फीचर भी ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई, इंटरनेट में ही देख सकते हैं कौन सा मोबाइल कैसा है, कौन सा, कुछ मोबाइल को बैन पहले से ही कर दिया जाता है गवर्नमेंट, उसका रेगुलेशन वगैरह, रेडिएशन कितना फेंकता है इसके लिए। तो हम बोलते हैं ना कि बाल जो छोटा बच्चा है, बॉर्निंग बेबी है, उसके पास मोबाइल नहीं जाना चाहिए, उसको रेडिएशन लगने का चांसेस है, तो उसका रीजन भी यही है। ठीक है, तो नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपोजर किसको बोलेंगे? पब्लिक एक्सपोजर तो के रेडिएशन एक्सपोजर टू द पब्लिक ड्यू टू द अबव प्रैक्टिसेस, ये याद रखो। ओके, अभी हम आगे आते हैं, हमारा बैंड कब बजने वाला है उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन एक्यूट एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, बिलो टेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्यूट द एक्सपोजर रेडिएशन, वॉल वॉल बॉडी रेडिएशन, लो लेट रेडिएशन। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेस रेडिएशन 1 ग्रे। आपको पता है ना भाई, सिमोन जी प्लीज हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ज्यादातर रिक्वेस्ट मत भेजा करिए, आपको मैं अप्रूव करेगा तो फिर पता नहीं क्या समझाएंगे। आप अभी यहाँ याद करते हैं 0.1 ग्रे, तो नॉट डिटेक्टेबल इफेक्ट, तो आपको कोई घंटब्बा भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपने अबव 0.1 ग्रे से खा लिया तो क्रॉम्सन एंड एब्जॉर्प्शन डिटेक्टेबल। क्रॉम्सन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब आपका जो गणसूत्र है, आपका जो आपके बॉडी के अंदर विकृति आना स्टार्ट हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये सब चीज लिखना है तो लिख लो, बाकी खली बली। आगे बढ़ते हैं, 0.5 ग्रे से ज्यादा खा लिया तो अबव इफेक्ट प्लस ट्रांजिट रिडक्शन इन WBC काउंट। तो WBC काउंट है वो आपका कुछ क्षण के लिए, क्षणिक में वो नाबूद करना स्टार्ट होगा, जो आपका बॉडी के अंदर WBC काउंट होता है। जो लोग डेंगू होता है, पता है ना डेंगू होता है तो कण कम हो गए, ये जो पार्टिसिपेट जो था वो कम हो गया ब्लड के अंदर, तो अभी आप ऐसा ऐसा खाओ तो वो क्या है, ऐसा ही एक बॉडी के अंदर WBC काउंट है वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अबव 1 ग्रे से आपने खाया तो आपको ऑल द अबव प्लस न्यूरजी, मतलब ऑल अबव प्लस, ऊपर का जो बोला गया है आपका ये और ये रिडक्शन WBC काउंट और आपका गणसूत्र, ये सब चीज इफेक्ट होना तो स्टार्ट हो ही जाएगा। लेकिन आपको घबराहट महसूस होगा, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि चक्कर सा महसूस होगा। कब? जब आप 0.1 ग्रे से ज्यादा खा लेंगे तो आपको घबराहट महसूस होगा, आपका वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको लॉस ऑफ एपरेट एंड रेडिएशन सिकनेस और रिकवरी प्रोबेबल। यहां तक आप रिकवरी शायद थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये कहां गया ये मुंडी? हाँ, यहां तक आप रिकवरी शायद कर सकते हैं, ऐसा है। रेडिएशन सिकनेस आने का स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बैंड बच जाएगी, आपको एपरेटिस मतलब आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आपको भूख लगना एकदम से बंद हो जाएगा। ओके, 3 से 5 ग्रे आपने खा लिया तो क्या हो, ऑल अबाउट द इंक्रीज द सीविरिटी, मतलब ऊपर का जो चीज है
वो सब चीज बढ़ जाएगा। ऊपर से 50% लोग जो है वो 60 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। समझो जिसने 3 to 5 ग्रे खा लिया है रेडिएशन, उसको वो 50% मतलब 100 लोगों को समझो ऐसा, तो उसमें से 50 लोग 60 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाएंगे। और ऊपर से ऊपर का जो दिखाया गया सब चीज है, वो सब चीज है और सब चीज है, वो सब चीज एकदम से बढ़ जाएगा। मतलब कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, फिर आपका WBC काउंट होना बंद काउंट कम हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको इलनेस महसूस होगा, माथा दर्द करने लगेगा, ये सब चीज कांड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जिसने 5 से 10 ग्रे खा लिया है वो तो भाई 100% मरने ही वाला है, उसमें कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आजकल परमाणु बंकर, क्या बोलते हैं उसको? परमाणु बंकर 1.5 से 2 करोड़ में आजकल बनते हैं। और लोग आजकल ज्यादा डिमांड, इंडिया में कुछ टाइम के लिए परमाणु बंकर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया था। और अमेरिका में भी अभी थोड़े टाइम पहले यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, उसमें भी परमाणु बंकर का कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस था उसमें एकदम सी गति आई थी। मतलब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, सब लोग सेफ होना चाहते हैं, जिसके पास पैसा है वो परमाणु बंकर बनाएगा। परमाणु बंकर उसका खुद का ही मकान होता है, उसके जस्ट नीचे एक बंकर टाइप का बनाया जाता है, वहां पे खाने का रहने का सब चीज अवेलेबल है, पानी वगैरह। 5-5 साल तक जैसा पैसा दोगे वैसा, अगर कुछ ज्यादा पैसा दोगे 5 साल 10 साल तक आप जी सकते हैं, उतना पानी वगैरह स्टोरेज रहेगा। और ज्यादा थोड़ा कम दोगे तो 1-2 साल के लिए, और थोड़ा कम दोगे तो 6 महीने के लिए, और थोड़ा कम दोगे तो 1-2 महीने के लिए, उसके हिसाब से परमाणु। स्विट्जरलैंड का जो गवर्नमेंट है उसने तो कंपलसरी रूल्स बना दिया गया है कि कंपलसरी आपको, जब आपका घर कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो आप लोन लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आपको परमाणु बंकर कंपलसरी बनाना है। पूरे वर्ल्ड में 99% पीपल सेफ है तो स्विट्जरलैंड में क्यों? क्योंकि वहां का पॉलिसी ऐसा है। तो सबका अपना अपना पॉलिसी होता है, उसके हिसाब से ये सब चीज होता है। आगे बढ़ते हैं, डोज रेंज के ऊपर, लोकल इल्टेडेशन, लो लेट रेडिएशन, उसका बात करते हैं। तो सबसे पहले 0.15 ग्रे डोज रेंज जो है 0.15 ग्रे, तो आपको टेस्ट मतलब आपका जो पेनिस है उसके नीचे जो गोटियां लटक रहा है दोनों, वो जो लटक रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.30 0.35 टू 0.6 ग्रे, तो उसमें भी ये गोटिया को भी प्रॉब्लम होने वाला है। और परमानेंट स्टेरिलिटी का मतलब है आपको बहुत सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो जो गोटिया है नीचे लटक रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 0.5 से 2 ग्रे हम यूज करेंगे। तो ओवारिटीज, ये सब चीजें ना, अंडाशय, ओवारिटी मतलब अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, वो भी टेम्पररी स्टेरिलिटी होना स्टार्ट हो जाएगा, तीव्रता कठोर कठिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.25 से 6 ग्रे ओवेरिटीज, वो परमानेंटली स्टेबिलिटी। और 3 ग्रे से ज्यादा आप खाएंगे तो आपका माथे का जो बाल है आपके बॉडी के अंदर हेयर है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और इलिप्टिलेशन, बहुत कठिन वर्ड है भाई, बायोलॉजिकल है, हमें उससे खलीबली, हमें टेंशन नहीं है। तो कुछ लोगों को जब ये कैंसर का ऑपरेशन करवाते हैं उसका बाल गिर जाता है, उसका रीजन क्या है भाई? उसको इतना तक डोज दिया जाता है तभी जाके कैंसर के अंदर जो है कैंसर के जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, मुझे नहीं पता है क्या होता है, मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो भी है वो मर जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, युवराज सिंह का कीमियोथेरापी हुआ, तो कीमियोथेरापी में उसके हेयर चले गए थे, पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता है। और इमरान खान, उसका भी हेयर चला गया था। तो बहुत सारे ऐसा होता है कि कुछ चीज से ज्यादा आप डोज दोगे तो हेयर फॉलिस मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 5 ग्रे तो आपके आंख की बैंड बच जाएगी, और बीच में जो रेटिना है आपका, और आंख जो काला काला जो बीच में दिखता है ना गोटिया, वो भी निकलना, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 5 to 10 ईयर में। और 6 ग्रे जिसमें है उसमें स्क्रीन में अभी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और 10 से 20 ग्रे खाया है तब तो भाई लग गई बात, उसमें स्किन आपका बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाउंडेड और डेथ
ऑफ द टिश्यू, आपका जो टिश्यू है उसको भी डेथ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे मनीषा कोइराला, देखो किसी ने एग्जांपल दिया, यस मनीषा कोइराला को भी कैंसर था, उसका भी कीमियोथेरापी किया था तो टकला बन गया था उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपका बॉडी है कैसे ध्यान रखना है रेडिएशन से, वो आपको समझना है। यहाँ पे मैं थक गया हूं, अभी यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं, और कल यहाँ से और इसके आगे का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 वो हम लोग करेंगे। और आशा करता हूं आपको बहुत सारा चीज घंटप्पा समझ में आया होगा। ये बहुत सारा खिचड़ी जैसा है, लेकिन आप इसको मैं वीडियो यूट्यूब में डालेगा तो बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, तो आपको थोड़ा सा महसूस हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, ठीक है। तो मुझे इसमें ज्यादा इश्यू नहीं है। बाकी जो लोग लेवल 3 या लेवल 2 का एग्जाम देंगे, या तो टेक्नीशियन जो लोग हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को ये दोनों चैप्टर कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी ये रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, और मैंने ऐसे में देखो देखा जाए तो मैं दिन बहुत सारे मैं ऑफलाइन भी सेशन करता रहता हूं, उसका भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग डे बाय डे करते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी जो लोग मेंबरशिप लेंगे, 499 लाइफ टाइम मेंबरशिप है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने लॉकडाउन में भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी बैचेज चलाई थी, और लॉकडाउन में आप बिलीव नहीं करेंगे, लॉकडाउन के बाद हमने यूट्यूब में डालना स्टार्ट किया, करीबन 3 लाख पीपल ने पूरा का पूरा फायदा उठाया था। 3 लाख पीपल ने यूट्यूब में खाली फायदा उठाया था। बाकी ऑफलाइन में तो मैं गिनना भी भूल गया था, लोग 150 तक ज्वाइन होते थे। और मेरा एक ही फंडा है, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कोर्स हो, बिगेस हो, सीस्वीप हो। मैंने उस टाइम पे तो बहुत सारे सेशन किए थे, सीस्वीप का फिनिश किया था, उसके बाद बिगेस भी किया था, एपीआई 570 किया था, उसके बाद मैंने एनडीटी का भी किया था, और उसके बाद कोड का भी बहुत सारे किया था, ठीक है। वो सभी का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वो 499 में लाइफ टाइम मेंबरशिप है, वन टाइम पेमेंट है। आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग चकाचक मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करता हूं। जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए मैं अभी ओपन करता हूं सेशन को। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। ही होने वाले हैं, ऐसा समझ लेना है आपको। तो ये सब चीज हमने डिस्कस किया। तो आज हम करेंगे लीकेज लेवल मेजरमेंट, कि लीकेज कितना होता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है रेडियोग्राफी का, तो उसमें कितना लीकेज होता है वो आपको समझना है, कि लीकेज जो है वो किसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को तो पहले यह समझना पड़ेगा कि एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसओ 3999 ऐसा बोलता है कि रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइस कैमरा इज क्लेरिफाई अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी ऑफ द डिवाइस एज फॉलो। 3 टाइप के ऐसे रेडियोग्राफी कैमरा है देखा जाए तो। एक तो क्लास पी कैमरा, क्लास एम कैमरा, क्लास एफ कैमरा। क्लास पी कैमरा है वो एक आदमी है, वो उसको आगे पीछे मतलब अगल बगल में जहां पे भी उसको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो परिवहन कर सकता है, लेके जा सकता है, उसको एक ही आदमी से वो हैंडल होता है, एकदम छोटा कैमरा होता है। इसके लिए यहाँ लिखा है पोर्टेबल एक्सपोजर डिवाइस, पोर्टेबल है, वो एकदम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वैसा डिवाइस है, उसको बोलते हैं क्लास पी डिवाइस। क्यों? ये क्लासेस करने का सिस्टम क्या है मेरे भाई, ये क्लासेस करेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना लीकेज हो रहा है, बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। कैमरा मतलब हम बात करते हैं आरटी सोर्स की। आरटी सोर्स जो सोर्स है उसके 3 पार्ट किए गए हैं, एक तो क्लास पी कैमरा, क्लास एम कैमरा और क्लास एफ कैमरा, ठीक है। तो क्लास पी कैमरा है वो पोर्टेबल एक्सपोजर डिवाइस है, डिजिग्नेटेड टू बी कैरिड बाय वन पर्सन, एक पर्सन से भी वो परिवहन हो सकता है। लोगों को एक्सपीरियंस है इसके बारे में, जो लोग बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी को एक्सपीरियंस है यहाँ चैट बॉक्स में डाल सकता है प्लीज। ये पोर्टेबल क्लास पी कैमरा उसको बोलते हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ अगल बगल में ले जा सकते हैं। रैक पे ऊपर चढ़ना है तो एक ही आदमी एक ही हाथ में या 2 हाथ में पकड़ के या तो कंधे पे रख के वो लेके जा सकता है, ठीक है। किसी को एक्सपीरियंस है इसके बारे में? किसी को नहीं है भाई क्लास पी कैमरा का? मतलब देखा है कि देखा भी नहीं है? किसी ने देखा है? छोटा सा कैमरा आता है, 1 फीट बाय 300, ऐसा कुछ छोटा सा रहेगा कैमरा। ओ माय गॉड, चैट बॉक्स में कोई बोल ही नहीं रहा है।
और किसी ने नहीं देखा? यस, किसी ने लिखा है, देखो यस लिखा है, देखा है, बराबर। अभी क्लास एम कैमरा की बात करते हैं, वो अ मोबाइल बट नॉट पोर्टेबल डिवाइस। ये मोबाइल कैमरा है, थोड़ा थोड़ा मोटा है, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन डेजिग्नेटेड बाय मूव इजीली, तो एक कोई साधन से, कोई हम ट्रक वगैरह है, या तो फिर पिकअप है, या तो कोई बाइक है, वो सब चीज से हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास एम कैमरा, ठीक है। बाय सूटेबल मीन प्रोवाइड द फॉर हिज पर्पज, उसका अलग अलग पर्पज होता है। ओके, क्लास एफ कैमरा फिक्स्ड कैमरा है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। एक बार एक जगह पे सेटअप कर दिया तो खलास, फिर उसको मूवमेंट नहीं करना है। जो भी चीज का आरटी करना है, रेडियोग्राफी करना है, वो हमको उसकी जगह पे लेके आना है, और फिर क्या करना है, हमको लेके जाना है। मतलब नहीं, कैमरा को नहीं, जो पार्ट है जिसका आरटी करना है उसको लेके आना है। और मतलब वो कैमरा जो है वो फिक्स रहेगा वहां पे, एक ही बार इंस्टॉलमेंट कर दिया तो खलास, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अ फिक्स्ड इंस्टॉल्ड एक्सपोजर डिवाइस और वन विथ मोबिलिटी स्ट्रिक्टेड टू द कन्फाइन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, तो उसका पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो ये मैक्सिमम एक्सपोजर रेट, एंड ये किसका है, मैक्सिमम एक्सपोजर रेट है वो लीकेज का, परमिजिबल लीकेज लेवल अराउंड रेडियोग्राफी सोर्स हाउसिंग। तो परमिजिबल हमको कितना चाहिए, लीकेज कितना होना चाहिए, तो ये पी पोर्टेबल कैमरा है, उसका लीकेज ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कैमरा, सरफेस के एग्जैक्ट ऊपर आपका 2 मिली ग्रे या पर आवर्स, या तो मिली रोंजन पर आवर्स, इससे ज्यादा मतलब 0.2 से 2.0 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फंडा याद रखो, मोबाइल एम कैमरा उसका भी नहीं जाना चाहिए 2.0 से, फिक्स कैमरा है उसका भी 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन 50 mm थोड़ा दूर, तो उसका 0.5 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 mm नहीं, सॉरी मेरा गलती है, नहीं है, मिली रोंजन पर आवर्स, ठीक है, मिली रोंजन पर आवर्स से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बात याद रखो। ओके, ये सब चीज क्यों दिया है घंटप्पा, इसके लिए दिया है मेरे भाई कि कोई बंदा हैंडल करेगा कैमरा तो उसको कितना लीकेज होगा। कैमरा जनरली है, उसको तुमको पहले तो लीड के अंदर छुपा के रखना है, अगर लीड के अंदर छुपाया नहीं है तब तो हम लोग उसको हैंडल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लीकेज कितना होता है, होना चाहिए मैक्सिमम। अगर लीकेज ज्यादा हुआ तो फिर वो कैमरा को हमको सबमिट करना है बीआरसी में कि भाई ये कैमरा में कुछ कांड हो गया है, ज्यादा लीकेज हो रहा है, हमारा लिमिट जो है इसका 2.0 2.0 2.0 एकदम सरफेस के ऊपर जो है उसमें ये हमारा इतना लीकेज से ज्यादा बढ़ गया है तो नहीं चलेगा। ओके, अभी मैं ये बोलूं कि 50 mm फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कैमरा, थोड़ा 50 mm दूर, तो ये जो पी पोर्टेबल कैमरा है उसमें 0.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए मिली रोंजन पर आवर्स, और इसमें भी एम कैटेगरी कैमरा है उसका 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और फिक्स्ड में भी 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, 1 मीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कैमरा, तो 0.02 0.05 और 0.10 से मिली रोंजन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लीकेज क्या, कैमरा का लीकेज, तो ये सब चीज आपको पता नहीं होगा, एनडीटी लेवल 2 है या आप आरएसओ बन गए हैं, इसके बाद में आपको ये घंटप्पा ये सब चीज पता नहीं है तो फिर आरएसओ कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो यही देखना है लोगों का सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर आपका लोगों का सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होगा तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सब का सब चीज आज हम समझेंगे, आरएसओ का क्या क्या ड्यूटी है वो सब चीज आएगा तो मैं आपको समझाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा लीकेज जो है ये पोर्टेबल पी कैमरा है, हमारा पोर्टेबल मोबाइल एम कैमरा है या फिक्स कैमरा है, वो कौन से टाइप का कैमरा है उसके हिसाब से लीकेज यहाँ पे दिया गया है, कुछ लिमिट, वो लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे परमिसिबल लीकेज लेवल अराउंड द रेडियोग्राफिक सोर्स हाउसिंग, अगर हमारा घर के अंदर जो है रखा हुआ है, घर के अंदर तो नहीं बोलेंगे, इंडस्ट्री के अंदर रखा हुआ है, तो उसका लीकेज कितने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज डिस्कस किया गया है। ओके, लीकेज गया, समझो लीकेज कुछ लिमिट से गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें जो है गाइगर मोलर जीएम मीटर से पता चलेगा। वो ऐसा आता है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, शायद लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उसका वायरिंग है, ठीक है। तो उसको गाइगर
मोलर मीटर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जीएम सर्वे मीटर बोलेंगे, ठीक है। जहां पे लो रेडिएशन होता है, ये सब चीज देखने के लिए हमको जीएम मीटर यूज करना चाहिए लीकेज चेक करने के लिए, ठीक है। फंडा सिंपल है भाई, लीकेज चेक करना है हमको। किसका लीकेज? रेडिएशन जो निकल रहा है बाहर, जो हमारा सोर्स है उसके बाहर निकल रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीएम सर्वे मीटर इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस टू यूज द डिटेक्शन द रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब पोल्यूशन। ये हमारा एयर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है रेडिएशन का, मतलब सोर्स के बाहर जो कंटामिनेशन हो रहा है एयर के अंदर, वो डिटेक्ट करता है हमारा। कौन है? जीएम सर्वे मीटर इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज टू डिटेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। तो ये जीएम मीटर है, ठीक है। ये देखना है तो देख लो, बाकी आगे तो बहुत बड़ा फिगर आएगा, आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यू माइट हियर दिस मीटर रिफर एज अ पैनकेक। पैनकेक, शायद आपने जीएम मीटर की जगह पैनकेक समझा होगा, सुना होगा, या तो जीएम पैनकेक बोलते हैं, उसका अलग अलग नाम है। जीएम पेन मीटर बोलो, जीएम मीटर बोलो, या पैनकेक बोलो, या जीएम पैनकेक बोलो, सबका सेम ही नाम है, जीएम मीटर ही बोलते हैं। गाइगर मोलर मीटर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लुक ऑफ द डिवाइस, क्योंकि उसका लुक ही पैनकेक जैसा है, इसके लिए। जीएम मीटर इज द ऑफन पोर्टेबल, वो आपको पोर्टेबल है, हाथ में रख लेके जा सकते हैं, किधर भी लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। और एंड द एफिशिएंसी ऑफ द जीएम डिटेक्शन रेडिएशन डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर। ओके, ये जो है वो कैसे मेजर होता है? तो 4 फैक्टर के हिसाब से मेजर होता है। पहला फैक्टर है इसमें टाइप ऑफ रेडिएशन, कौन सा टाइप का रेडिएशन है? गामा का है, नॉट गामा, बीटा एंड हमारा गामा। यस, गामा एंड बीटा, ये दोनों के हिसाब से, मतलब कौन सा टाइप का है, एक्सरे है, गामा है, बीटा है, वो सब चीज के हिसाब से रेडिएशन कौन सा टाइप का है उसके हिसाब से इसका ये मेजरमेंट करता है ये मीटर, जीएम मीटर। दूसरा है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी कितना है उसके हिसाब से भी मेजर करता है। दूसरा है तीसरा है अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सोर्स, कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविटी सोर्स है। सोर्स जनरली 10 क्यूरी का होता है, 50 क्यूरी होता है, 80 क्यूरी होता है, और डिपेंड ऑन क्यूरी, सोर्स का कितना एक्टिविटी है उसके ऊपर, कितना एनर्जी है उसके ऊपर, कितना रेडिएशन फेंक रहा है उसके ऊपर। और चौथा है डायरेक्शन ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर एक्टिविटी एरिया, वो एक्टिविटी एरिया कितना ले रहे हैं आप। जनरली कुछ लोग 1 क्यूबिक मीटर स्क्वायर लेते हैं, या कुछ लोग थोड़ा 1 फीट बाय 1 फीट लेते हैं, कुछ लोग 3 फीट बाय 3 फीट लेते हैं, कुछ लोग 1 मीटर बाय 1 मीटर, वो डिपेंड ऑन एरिया कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इफ द बीटा पार्टिकल और गामा रेज कैन either the active portion of the GM meter the interact it can be detected। अभी देखो यहाँ पे गामा आया और बीटा आया, ठीक है। एक तो बीटा आया एंड गामा आया, तो ये भाई अल्फा क्यों नहीं आया? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है, एक्सरे तो सब डालता है, एक्सरे तो है अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन, जो हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में समझा। तो ये भाई साहब जो एक्सरे है वो तो उसमें तो सब चीज निकलता है। जब उसका डीके होता है तो अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है और न्यूट्रॉन भी निकलता है, ये सब निकलता है। लेकिन अल्फा क्यों नहीं डिटेक्ट करता है? क्योंकि भाई वो मोटा है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, उसका वेट ज्यादा है, उसका स्पीड कम है, तो इसकी वजह से ये तो पहले आयोनाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है और पेनिट्रेशन पावर नहीं है, इसके लिए अल्फा की बात ही नहीं है। अल्फा कुछ काम का नहीं है, वो तो एक वेस्टेज है, वन ऑफ द, ठीक है। बीटा है वो थोड़ा काम का है, वो पेपर को भी क्रॉस करता है, एल्यूमिनियम को भी थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर लेता है, तो शायद इसका भी काम का है। लेकिन ये गामा है वो तो भाई बहुत डेंजर आदमी है, उससे तो बच के रहना है हमको, और उसी से हम तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग करते हैं, उसी से हम आरटी फिल्म लिया जाता है। न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन किधर से भी किधर वो निकल जाता है, तो फिल्म के अंदर हमको देखो, फिल्म के अंदर न्यूट्रॉन भी पास होगा, लेकिन कुछ घंटप्पा भी हमको फिल्म के अंदर पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। एजीबीआर है, एजीबीआर हमारा सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड, उसको तोड़ने वाला कौन है? उसको गामा ही तोड़ता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन के अप्लाई करता है। वो मैरिज किया हुआ सिस्टम जो है एजीबीआर ने, दोनों ने एक कपल जैसा है, वो दोनों को तोड़ देता है, और गामा ऐसा बोलता है भाई देख आप दोनों टूट जाओ और मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं और लेता हूं, ऐसा करेंगे। एजी को तोड़ देता है, और एजी जो है वो
सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो खाली कन्वर्ट हो जाता है ये जी मेटालिक सिल्वर में। तो मेटालिक सिल्वर फिर पपड़ी जैसा बन जाएगा फिल्म के ऊपर। फिर आप जैसे ही डेवलपर के अंदर धोएंगे तो वो जो पपड़ी है वो नीचे गिर जाएगा, तो फिर हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा हुआ कि कम हुआ। जहां पे एक्सपोजर होगा वहां पे ही सिल्वर जो है मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होगा, AgBr जो है वहां पे ही मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खलीबली ये चैप्टर तो ऑलरेडी हमने समझा लिया है। इफ द बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल एंटर इन द एक्टिव पोर्शन, तो ये जो है हमारा एक्टिव पोर्शन है उसके अंदर जैसे ही वो एंटर होता है तो जीएम मीटर इंटररिएक्ट, मतलब वो एक्शन उसका स्टार्ट होता है। इट कैन बी डिटेक्टेड, मतलब वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ऐसा सुई रहता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सुई रहता है। ठीक है, दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो ऐसा सुई रहता है, वो ऐसे ऐसे जाता रहता है। ठीक है, तो वो फिर डिटेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन इफिशियंसी ऑफ द जीएम मीटर इज डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और रेज, and the efficiency of GM meter is much higher the detectable beta particle and then the detectable gamma rays। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो कि मेरे भाई ये डिटेक्टेबल पार्ट है, उसमें देखो गामा है, वो क्या है, एकदम खड़ूस आदमी है, वो तो कहां से भी किधर से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे ही मीटर के अंदर से निकल जाएगा तो वो डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब डिटेक्ट शायद कम हो जाए, डिटेक्ट कम ले। लेकिन बीटा पार्टिकल क्या है, वो क्या करेगा, वो जैसे ही अंदर घुसेगा फिर वहां पे रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो उसका ज्यादा वो मेजर करता है। इसके लिए जीएम मीटर है उसका काम जो है वो लो रेडिएशन एरिया में ही काम का चीज है। बाकी हाई रेडिएशन एरिया होगा, ये भाई साहब की भी पुंगी बच जाएगी, ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन क्या करेंगे, अभी चैप्टर में दिया है तो समझना पड़ेगा। बीटा पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल फार, बीटा पार्टिकल है वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। सो दे आर एबल टू एंटर द एक्टिव पोर्शन ऑफ द मीटर, मीटर का एक्टिव पोर्शन है वहां पे जैसे ही एंटर होगा दे हैव हाईली प्रोबेबली इंटरएक्टिंग बीइंग द डिटेक्टेड, मतलब ये हाईली प्रोबेबिलिटी है वो मशीन के अंदर डिटेक्ट करे। तो हम लोग फिर ऐसा समझते हैं, तो फिर हमारा मूल पर्पज है कि गामा को चेक करना, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, हमको तो फिर ऐसा ही समझना पड़ेगा, बीटा है फिर तो हम बीटा यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है तब भी हमको भागना पड़ेगा। तो वैसे वो भी सेफ्टी ही है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये सेफ्टी के लिए ज्यादा काम आता है। गामा रेज ऑन द अदर हैंड हैव इनफ एनर्जी एंड एंटर द एक्टिविटी पोर्शन बट मे एग्जिट विदाउट इंटररिएक्टिंग, वो इंटररिएक्ट करे बिना ही वो एंटर भी हो जाता है और बाहर दूसरी जगह एग्जिट भी हो जाता है। उसकी वजह से जीएम मीटर है वो थोड़ा बहुत काम का है, खाली लो रेडिएशन एरिया में। आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन मॉनिटर। तो जीएम सर्वे मीटर, देखो ये जीएम सर्वे मीटर कैसा होता है ना, वो मैं समझाने के लिए ये एक खाली चीज, इतना चीज समझाने के लिए वो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने समझाया। अभी आपको ये टॉपिक समझेंगे ना तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। जीएम सर्वे मीटर एंड आयोनाइजेशन चैम्बर, देखो आयोनाइजेशन चैम्बर भी शायद मैंने यहाँ पे दिखाया है क्या, आयोनाइजेशन चैम्बर, देखो ये आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर। ठीक है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर है मेरे भाई, ये हाई रेडिएशन एरिया में भी बहुत काम का चीज है और एकदम जगाचक, मतलब यही का ज्यादातर यूज होता है आजकल मार्केट में, बहुत फेमस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GM सर्वे मीटर एंड आयोनाइजेशन चैम्बर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन लेवल। तो रेडिएशन लेवल चेक करने के लिए हमको पहला है जीएम सर्वे मीटर, दूसरा है आयोनाइजेशन चैम्बर। वो उसका दोनों का मशीन का यूज होता है, रेडिएशन कितना लीकेज है या कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, व्हाटएवर जो भी समझना है वो दोनों के हिसाब से हमको करना है। एरिया मॉनिटरिंग लाइक मिनी आरएडी और रेड, ये क्या लिखा है, एक मिनट यार यहाँ पे ये थोड़ा लिखा हुआ। ओके, द एरिया मॉनिटर्स लाइक मिनी रेड एंड रेडमॉन एंड MR4500 इनकॉर्पोरेट इन जीएम काउंटर। देखो जीएम काउंटर के अंदर ये सब चीज काउंट होता है। और पर्सनल मॉनिटरिंग लाइक पॉकेट डोसीमीटर मेक यूज द स्मॉल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। तो पर्सनल डोजीमीटर जो है, क्या लिखा है, पर्सनल मॉनिटर जो है वो भी बहुत काम का चीज है और पर्सनल मॉनिटर भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ये पॉकेट डोजीमीटर है, जेब में रख के चेक करना है, और ये फिल्म बज है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई साहब ने एक कोट पहना है उसके वहां पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या लगाया हुआ है, पर्सनल मॉनिटर जो है वो लगाया हुआ है, ये पर्सनल मॉनिटर है। ठीक है, क्या लिखा है, पर्सनल मॉनिटर, याद रखो। वो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा शायद दे दिया है फिगर। ये भाई साहब ने कोट पहना है पीले कलर का, और सॉरी रेड कलर का, और दूसरे ऊपर उसके यहाँ पे उसने चेस्ट के ऊपर
चिपका दिया है, ठीक है। तो ऐसा होता है। पर्सनल मॉनिटर लाइक पॉकेट डोजीमीटर मेक यूज द स्मॉल वैल्यू आयोनाइजेशन चैम्बर, उसका भी यूज होता है। और आर मॉनिटर इंडिकेट द रेडिएशन लेवल और एक्सपोजर रेट रंजन पर आवर्स या मिली रंजन पर आवर्स। एमआर हम बोलते हैं ना कितना एमआर खाया, तो मेरे भाई मॉनिटर जो है ना इंडिकेट करता है लेवल ऑफ एक्सपोजर रेट। क्या करता है? लेवल ऑफ एक्सपोजर रेट, कितना एक्सपोज होता है वो पर आवर्स के अंदर वो चेक करता है। वेयर पॉकेट डोजीमीटर जो है वो इंडिकेट द रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन टोटल कितना, वो आवर्स में नहीं है, वो टोटल दिखाता है। समझो आपने ये जेब में पहन लिया है, तो 3 महीने तक आपने पहना हुआ है, तो 3 महीने में कितना आपने रंजन खाया या कितना मिली रंजन आपने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, वो सब चीज आपको ये पॉकेट डोजीमीटर में दिखाएगा। लेकिन एरिया मॉनिटर जो है, क्या नाम है उसका? एरिया मॉनिटर है, वो पर आवर्स के हिसाब से दिखा देगा कि आपने 1 घंटे में इतना रेडिएशन खाया। वो सब चीज काम का चीज है। सम सेफ वर्क प्रैक्टिस, आपका सेफ वर्क प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, वो देख लेते हैं। पहला है यूज पर्सनल मॉनिटरिंग बज, यूज पर्सनल मॉनिटरिंग बज। तो ये जो है पर्सनल मॉनिटरिंग बज है, ठीक है। ये फिल्म बज है, ऐसा आपको यूज करना ही है। पॉकेट डोजीमीटर है, वो यूज करना ही है। ये यहाँ पे ये दिखाया गया है इंडिकेटर पेन टाइप का, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसा मत नहीं सोचने का ये दोनों दोनों अलग है, तो ये दोनों सेम है। और यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर है, वो भी दिखाया गया है। और यहाँ पे बीम कॉलीमीटर है। बीम कॉलीमीटर का काम ये है रेडिएशन को अलग अलग डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन में वो कन्वर्ट करता है। एक आईना है, ठीक है, आईना है, यहाँ पे ग्लास होता है ये ऐसा करके, और एक को कॉन्सेंट्रेशन करता है, ठीक है। जहां पे भी लेके जाना है एग्जांपल के तौर पे, वहां पे वो कंसंट्रेशन करके सबका वो पैरेलल रेडिएशन डालने का वो ट्राई करता है। उसका काम ऐसा है, देखो यहां से ऐसे आया लेकिन उसको सीधा कर दिया, यहाँ पे भी ऐसे आया लेकिन उसको सीधा कर दिया, मतलब डायरेक्शन जो है वो पैरेलल करता है, याद रखो। और यहाँ पे टीएलडी है, ठीक है, टीएलडी आगे आएगा तो मैं अभी आपको समझाएगा। टीएलडी क्या है, यहाँ पे कहा गया रेडिएशन एक्सीडेंट। अरे भाई एक्सीडेंट में अभी हम लोग को नहीं जाना है, हमको यहाँ पे सम सेफ्टी प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए वो। यूज द पर्सनल मॉनिटरिंग बज, जो आप जब पर्सनल मॉनिटरिंग बज यूज करेंगे उसमें क्या होता है, फिल्म होता है थर्मो पर्सनल मॉनिटरिंग टीएलडी, थर्मो पर्सनल मॉनिटरिंग टीएलडी, जो टीएलडी है वो उसकी बात कर रहे हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। एरिया मॉनिटर यूज कर सकते हैं, पॉकेट डोजीमीटर यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ कोलीमीटर, कोलीमीटर यूज कर सकते हैं। कोलीमीटर क्यों यूज करने का, सब लोग बहुत कंफ्यूज है भाई कोलीमीटर क्या है भाई, घंटप्पा ये सब चीज तो देखा नहीं। कोलीमीटर का काम ये है कि भले ही कोई भी डायरेक्शन में आए, समझो एग्जांपल के तौर पे कोलीमीटर यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये बंदा यहाँ पे ऐसा खड़ा है तो इसको भी रेडिएशन लग जाएगा, लेकिन कॉलीमीटर यूज करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए कॉलीमीटर का भी आजकल मार्केट में ज्यादा अच्छा खासा यूज है, ठीक है। तो यूज कॉलीमीटर, आपको कॉलीमीटर यूज करना है। अगर ये चीज गाइडलाइन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और होगा। कुछ कुछ रेडियोग्राफर है, वो टेक्नीशियन है, आज जो ऑफलाइन में आए थे वो कुछ मुझे बोल रहे थे कि यार रेडियोग्राफर है, मुझे ऐसा बोला कि हम लोग 12 साल से रेडिएशन का काम कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी का, मतलब ये हम आरटी फिल्म वगैरह ले रहे, हमको तो आज तक कुछ नहीं हुआ। भाई कुछ तो धीरे धीरे, वो तो एक मीठा जहर है, आपको अभी कुछ नहीं होगा, इतना सीरियस मत हो जाइए कि आपको अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चे भी पैदा ना कर सके। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पेनिस है उसके नीचे का जो थैला है वही प्रॉब्लमेटिक में फंस जाए। आने वाले टाइम में आपको कैंसर भी हो जाए। आपको आने वाला टाइम आपको थोड़ी पता है, अभी लग गया। याद रखो सीरियस से काम करने का। कुछ लोग तो वहां पे जा रहे हैं और वो रेडियोग्राफर को बोलता है कोई बात नहीं यार अभी मैं यहाँ से जाऊं, रेडियोग्राफर बोलता कोई बात नहीं तुम जाना। अरे जाना क्यों, वो कितना छूट देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कुछ नहीं होता है यार क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा साइड पे। भाई किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा किसी को एक्सपीरियंस हुआ है? कुछ नहीं होता है यार, क्या यार इसमें डरता है, बहुत डरता है तुम, ऐसा ऐसा किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? कोई है यहाँ पे कि ऐसा बोलता है, ऐसा बोला हुआ सुना है, या किसी ने ऐसा बोला हुआ है और आपने ऐसा सुना है और आपको कोई ऐसा बोला है? ऐसा कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है? यस ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग, देखते हैं, देखो क्या लिखता है, सुनील सर बोल रहे हैं कि यस, बाबूलाल जी बोल रहे हैं, बाबू सर जी बोल रहे हैं यस, सचिन बोल रहा है यस, राहुल भी बोल रहे हैं यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सैफुद्दीन बोल रहे हैं यस, देखो बहुत सारे, दत्तात्रेय सुथार सर बोल रहे हैं यस,
और हरीश जी बोलते हैं ऐसा, लेकिन भाई ध्यान रखो, बैंड बज जाएगी, आपके साथ में कोई आपका फादर भी नहीं आएगा, आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं आएगा। जब कैंसर होता है तब आपको कोई बचाने नहीं आता है, और ज्यादा मात्रा में अगर कैंसर हो गया, अब स्टेज ज्यादा बिगड़ आ गया, तो प्रॉब्लम होने का चांसेस है। मैं कैंसर की तंबाकू खाने वाले की नहीं बात कर रहा हूँ, तंबाकू खाता है उसको कैंसर होता है उसकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ। रेडिएशन के बाद कैंसर होता है, रेडिएशन खाने के बाद, रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब करने के बाद कैंसर होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने का। आगे बढ़ते हैं। सेफ वर्क प्रैक्टिस ऐसा है कि आपको ये सब चीज यूज करना चाहिए। तीसरा है अवेलेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट कंटेनर लीड पॉट। जो लोगों ने देखा है तो लीड पॉट ऐसा एल करके डालिए, यस एल एल करके डालिए, ठीक है, कि लीड पॉट किसी ने देखा है, एक छोटा सा पार्ट होता है कंटामिनेटर का। और कॉमन हैंडलिंग टोंग्स ये भी यूज होता है, और लीड शॉर्ट पॉन्च ये भी यूज होता है, और लीड शीट भी यूज होता है। जनरली जो है आज बहुत सारे मार्केट में ये लीड का यूज ज्यादा होता है, ताकि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। कुछ लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि भाई लीड है वो तो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो सब जगह लीड, भाई लीड सब चीज एब्जॉर्ब नहीं करता है। लीड का भी भाई कुछ लिमिट है। लीड अगर ऐसा होता तो सब जगह पे लीड का ही दीवार बना देते तो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं भाई, लीड है सबका सब चीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कुछ हद तक आपको बचा के रख सकता है, कुछ हद तक, ठीक है। कुछ कंपनियां में तो मैंने ऐसा देखा है 4-4 मीटर का, 4-4 मीटर का, कितना, 4 मीटर का मैंने वॉल देखा हुआ है कि रेडिएशन सेफ्टी जहां पे होता है, जहां पे ज्यादा सोर्स का काम किया जाता है, वहां 4-4 मीटर का कंक्रीट वॉल होता है। तो ये सब चीज क्यों करते हैं, उसको क्या ऐसा शौक है, ठीक है। कंपनी का नाम तो मैं नहीं देगा, महाराष्ट्र बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर में एक कंपनी है, उसका नाम तो मैं नहीं देता हूँ। वहां पे लोग है ना, बगल में घर है और उसी की साइड में वो डायरेक्शन सोर्स का है, उसकी साइड में रखते हैं, क्यों, और काम करते हैं, और वहां पे थोड़ा खड्डा करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिस रॉन्ग है। अगर बीआरसी को पता चला तो आपकी कंपनी को तो बैन करेगा ही करेगा, और आपके ऊपर बहुत सारे कड़े एक्शन लेंगे। ये वन ऑफ द मर्डर जैसा है, ठीक है। तो आप याद रखिए, ऐसा गलत काम नहीं करने का। जो भी गलत काम करता है उसको भी आपको रोकना है, टोकना है भाई। ये हम लोग, हमारा ये जो नागरिकत्व लिया है, तो हम लोगों को कुछ तो काम करना पड़ेगा। कम से कम इतना तो हम काम करेंगे कि जो लोग रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिपोर्ट तो कर सकते हैं। हमारा एक गवर्नमेंट का जो साइट है एटो में, अभी मैंने दिखाया ना गवर्नमेंट का साइट, उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे ऐसा रॉन्ग वर्क हो रहा है, यहाँ पे सेफ्टी वायोलेशन हो रहा है। या तो आरएसओ जो है वो इंस्पेक्टर को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे वायोलेशन हो रहा है, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंसी टू द नील और मिनिमाइज। ओके, आपको ऑक्यूपेंसी मतलब हलन चलन है, जहां पे रेडिएशन स्टार्ट हुआ है वहां पे बैरिकेड करना है। रेडिएशन का मतलब एक बहुत सारा एक धागा रहेगा, धागा तो नहीं बोलेंगे, रस्सी रहेगा, रस्सा, उसको उसके राउंड में बांध देना है। जहां पे रेडिएशन ज्यादा है उसको रिस्ट्रिक्शन करना है, वो एरिया को। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करते भी नहीं है, और इनकेस रिस्ट्रिक्शन कर भी दिया तो उसको क्या करते हैं, रस्सी को ऊपर उठा के फिर नीचे मुंडी झुका के निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है किसी के साथ, तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। तो सेफ सेफ वर्क प्रैक्टिस में ये जब चीज है वो अलाउ नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी नील और मिनिमाइज। आपको वहां पे अगल बगल में जो लोग जाते हैं उसको रोकना है। कब, एट द टाइम ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, जब रेडिएशन एक्सपोजर का काम चल रहा है, रेडियोग्राफी चल रहा है, तब जितने एरिया में वो लोग आवन जावन कर रहे हैं, लोग आते जाते रहते हैं, उसको रोकना है वो एरिया में, और रिस्ट्रिक्शन करना है। तो आजकल लोग वो सायरन बजाते हैं, वो जैसा एम्बुलेंस में आता है ना वैसा भी सायरन होता है। और या तो कुछ सायरन का आवाज अप एंड डाउन करते, ज्यादा आवाज रखते, कम आवाज, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद कुछ लोग रस्सा भी बांधते हैं लंबा सा, और उसके ऊपर कोटेशन रेडिएशन हजार्ड, वेरी डेंजर, ऐसा करके बहुत सारे आजकल मार्केट में स्टिकर अवेलेबल है, वो सब चिपका के। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, मेंटेनेंस ऑफ द कोऑर्डिनिंग अराउंड द एक्सपोजर एरिया। कोऑर्डिनेशन करना है, जहां जहां पे एक्सपोजर एरिया है उसको मेंटेनेंस मतलब देखना है कि भाई कितना है। समझो ये एरिया में ज्यादा जा रहा है तो उसको मेंटेनेंस करना है कि भाई चलो यहाँ पे उसका डायरेक्शन थोड़ा ऐसा रखेंगे, या तो ये एरिया यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट होगा तो आप उसको कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे कम जाएगा, ऐसा आपको मेंटेनेंस वगैरह करना है। मेंटेनेंस ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर यूनिट एंड द सोर्स
हाउसिंग मतलब देखो, ड्राइवर यूनिट मतलब जो चक्कड़ी घुमाने का आता है ना रेडियोग्राफी में, वो ड्राइवर यूनिट, उसको बोलते हैं ड्राइवर यूनिट। जहां से रेडिएशन हम लोग स्टार्ट करना है, वो टेक्नीशियन है, वो घुमाता है। वो घुमाने के बाद वो चीज जो है आगे रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। सॉरी। ड्राइव यूनिट जो है उसका, और सोर्स हाउसिंग जहां पे सोर्स लगाया हुआ है वो एरिया के अंदर का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस करवाना चाहिए। अगर डिस्टेंस आप ज्यादा से ज्यादा नहीं करवाएंगे तो आपको दूसरा भी ऑप्शन क्या बचता है कि आप ऐसा दीवार के पीछे आपका रुकने का रखिए जहां पे रेडिएशन कम आ रहा है, या तो लीड वगैरह सब लगा दीजिए जहां पे रेडिएशन कम आ रहा है। आपको ये करना है मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है ताकि टेक्नीशियन को कम लगे। ये सब चीज हम बात कर रहे हैं, और टेक्नीशियन का तो बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल का भी बात कर रहे हैं, वर्कर का भी बात कर रहे हैं, सब लोगों का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ वर्क प्रैक्टिस है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेट द एक्सपोजर डिवाइस। आपको ऐसा करना है कि मिनिमम टाइम एक्सपोज करना है। समझो 10 मिनट में काम बन जाता है तो 11वां मिनट ही क्यों, 10 मिनट से तुरंत बंद करो। समझे आप, मतलब रेडिएशन सोर्स जो है वो काम बन गया है, फिर चाय पीने भाई साहब वो चले गए हैं तो आधा घंटा ऐसे ही सोर्स चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 मिनट मतलब खलास, 10 मिनट के अंदर क्लोज कर देना है। बहुत सारे लोगों को पता है अभी तो फिल्म बिगड़ गया है, अभी तो मेरा खाने का टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो फिल्म को एक्सपोज होने दो, रेडिएशन बाहर में गया, वो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उसमें थोड़ी पैसा जाता है। एक काम करते हैं, मैं चाय पीने चले जाता हूँ, खाने के बाद रिटर्न आएगा। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। यूज द मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेट द एक्सपोजर डिवाइस। जो एक्सपोजर डिवाइस है उसको मिनिमम टाइम चले वैसा करना है। मतलब मिनिमम टाइम चले मतलब रेडिएशन कम टाइम फेंके, अगर जैसे ही काम हो गया है तो सोर्स को सीधा अंदर ले लो। किसके, वो जो चक्कड़ी घुमाने का आता है ना उसी से। उसको क्या ड्राइवर यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइवर यूनिट। ठीक है, वहां से आपको कंट्रोल करना है। आठवां है कंफर्मेशन ऑफ रिटर्न द सोर्स इनटू द सोर्स हाउसिंग। तो आपको ये भी करना है भाई, ड्राइवर यूनिट से आपने घुमा के सोर्स को अंदर तो ले लिया, लेकिन एक्चुअली सोर्स अंदर आया है कि नहीं आया। पुराने जमाने में ये बहुत मिस्टेक होता था। क्या मिस्टेक होता था कि भाई जो है ना सोर्स तो अंदर ही नहीं आएगा, सोर्स वहां गिर गया होगा। तो घंटप्पा ये सब चीज होगा क्या, काम का कुछ नहीं है। सोर्स ही नहीं आया है और आप लेके चले जाएंगे फिर भी रेडिएशन दिखाता रहेगा, और वहां पे जो लोग जाएंगे उसको भी लगेगा। मैं एक एग्जांपल दिया था ना, एक बंदे ने जेब में सोर्स को घुसा दिया और घर पे चला गया वो सोर्स को लेके, बीआरसी का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो तो बंदा 2 दिन में एक्सपायर हो गया। उसका वाइफ जो है विद इन 1 मंथ में एक्सपायर हो गया, और उसकी बेटी जो है 3 बेटी थी, वो तीनों का तीनों 6-6 मंथ के अंतराल में वो भी एक्सपायर हो गई। कहने का मतलब ये है रेडिएशन सोर्स है वो बहुत डेंजर चीज है, आपको उसका पूरा कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी के साथ सेफ वर्क प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करना चाहिए। 9 नंबर का है स्टोरेज द एक्सपोजर डिवाइस व्हेन इन यूज इट इज अप्रूव्ड सोर्स स्टोरेज रूम। तो जो आपका पीट रूम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीट रूम। पीट रूम किसी ने देखा है भाई, कोई बोल सकता है पीट रूम किसी ने देखा है, चैट बॉक्स में कोई डाल सकता है। देखो पीट रूम जो है उसमें जनरली एक खड्डा किया जाता है, उसमें टेक्नीशियन को उतरने के लिए सीढ़ी वगैरह सब चीज लगाया जाता है। उसके बाद वहां पे अगल बगल के एरिया में कंक्रीट किया जाता है, हार्ड कंक्रीट बोलते हैं उसको। हार्ड कंक्रीट करने के बाद वो पीट रूम जो है उसको पूरा का पूरा अंदर सब चीज कंट्रोल, मतलब ये आपका जो सोर्स है उसके अंदर रखा जाता है। डेप्थ में किसी ने लिखा है, देखो अरिज ने लिखा है, अरिज जी ने लिखा है 8 to 9 फीट डेप्थ। यस वेरी गुड, 8 to 9 डेप्थ, 8 to 9। बाबूलाल जी ने लिखा है कि 8 to 9 फीट डेप्थ। यस, आपको उसका डिजाइन रहता है, जब ये बीआरसी है उसका डिजाइन अलग अलग है, वो डिजाइन को आपको फॉलो करके स्टोर रूम का डिजाइन जो है अप्रूव्ड डिजाइन है उसके हिसाब से आपको स्टोर अंदर करना है एक्सपोजर सोर्स को, मतलब सोर्स को स्टोर करना है। तो आशा करता हूं ये चीज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। पॉकेट डोजीमीटर कैसा है, ये फिल्म बज कैसा है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर हाई रेडिएशन में कैसा यूज होता है, और ये तो भाई साहब कम, ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको देगा, लेकिन खाली रंजन या मिली रंजन में बताएगा। ये जो चीज है वो आपको यूज करना है। मॉनिटरिंग डिवाइस जो है वो
और ये बीम कोलीमीटर है, ये पेन टाइप का, ये पॉकेट डोजीमीटर, दोनों का नाम सेम ही है, खाली 3D में दिखाया है, एक मैंने ऐसे ही दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन एक्सीडेंट क्यों होता है? चलो ये सब चीज हम कंट्रोल करेंगे तो रेडिएशन एक्सीडेंट क्यों होता है? लोगों को मैंने शायद कल देख बोला था कि एक हीरो सॉरी यहाँ पे क्या, रशिया के अंदर एक जगह है चेरनोबिल। चेरनोबिल का एक्सीडेंट, रेडिएशन एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसको देख के आना है, ऐसा मैं बोला था। तो लोगों ने देखा भी, आज बहुत सारे लोगों ने आज मुझे ऑफलाइन में बोला भी कि हाँ वो एक इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर की गलती सी वजह से हुआ। उसने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ऐसा भाई साहब वो वहां पे कांड करने गए तो पूरा पूरा का पूरा कंट्री का ही कांड हो गया। ठीक है, तो याद रखो, ऐसा कोई अगर आपको पता नहीं है तो कोई नया नया रॉकेट नहीं करना है, वहां पे रिसर्च करने नहीं बैठना है। आपको जो आइडिया नहीं है तो आप आरएसओ इंस्पेक्टर को पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको गाइडलाइन जो दिया गया है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और रेडिएशन एक्सीडेंट विथ रेडियोग्राफी इक्विपमेंट ओक्यूर मैनली, क्या लिखा है, मैनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर। भाई साहब आदमी की गलती की वजह से ही ये सब चीज कांड होता है। तो आदमी अगर गलती ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैनली जो एक्सीडेंट होता है वो लोगों की गलती की वजह से ही होता है। यहां पे लिखा है द रेडिएशन एक्सीडेंट विथ रेडियोग्राफी इक्विपमेंट ओक्यूर मैनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर जो है, बोलता है ना चलता है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इंडिया में तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा चलता है, बाकी गल्फ कंट्री में तो साला चलता है बोलेगा तो वो रिवोक भी हो जाएगा, शायद उसका वैलिड पॉइंट होगा तो रिवोक हो जाता है। रिवोक होना मतलब वो प्रोजेक्ट से ही उसको निकाल दिया जाता है, शायद उसको अपनी जो अपनी कंट्री है, जो जो कंट्री से नेशनलिटी है उसमें वापस भेज दिया जाता है। तो चलता है वर्ड तो हमको यूज करना ही नहीं है। देखो, रेडिएशन एक्सीडेंट विथ रेडियोग्राफी इक्विपमेंट ओक्यूर मेनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर की वजह से होता है। नेग्लिजेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड और केयरलेसनेस एंड रॉन्ग वर्क प्रैक्टिस ऑफ मेन रीजन फॉर द ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर होने का मेन रीजन क्या है, नेग्लिजेंसी, मतलब यार क्या फर्क पड़ता है, चलता है जाने दो ना, कौन देखने वाला है, ये सब चीज नेग्लिजेंसी, ये इसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। ठीक है, और केयरलेस, भाई कुछ नहीं होता है साला, 20 साल से हम यहाँ मरवा रहे हैं, कुछ हमको नहीं हुआ, तुमको क्या होगा, जाओ तुम तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीज जो है वो नेग्लिजेंसी, केयरलेस, पुअर स्किल और रॉन्ग वर्क प्रैक्टिस, ये सब चीज की वजह से ये एक्सीडेंट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन रीजन है ये ह्यूमन एरर का, यही है। ओके, दूसरा, दिस एरर मे रिजल्ट द लॉस और थेफ्ट ऑफ द सोर्स। ये सब चीज रीजन ये भी हो सकता है कि भाई सब लोग चुरा लेते हैं, सोर्स को चुरा लेते हैं। मैं एग्जांपल दिया ना, वो जेब में भाई सब डाल के निकल गया घर में, चुरा लिया उसने। तो ये सब चीज जो है थिफ्ट, थिफ्ट ये बहुत आजकल मार्केट में बनता है, थिफ्ट हो जाना। थिफ्ट मतलब चोरी कर लेना, वो आप सोर्स ही कोई चोरी कर लेगा तो आप क्या उखाड़ लोगे उसका, तब तो फिर भी यार भले ही उसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है और पकड़ा ही जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं, चोरी करता है अगर पकड़े गए तो गुनहगार है, आप याद रखो। तो आप लोगों को ये सब चीज नहीं करना है। तो याद रखो कि लॉस हो जाना, लॉस मतलब खो जाना, सोर्स ही खो गया साला ऐसा भी हो सकता है, सोर्स ही खो गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। प्रेशर वेसल एक था, कंपनी 2012 की बात है, प्रेशर वेसल, उसके अंदर भाई साहब सोर्स लेके गए और उसको नींद आ गया, वो सो गया। ठीक है, नींद, शायद रेडिएशन ज्यादा लग गया उसको, ज्यादा रेडिएशन लगने से उसको बेचैनी से महसूस होता है, माथा दर्द करता है और नींद भी भरपूर आता है। भाई साहब सो गए बगल के प्रेशर वेसल में। पता चला मॉर्निंग में सोर्स ही हमारे यहाँ पे पीट रूम में नहीं है। जब सोर्स हम लोग बहुत ढूंढने गए तो वो मीटर लेके चेक करने गए तो साला हमको सोर्स प्रेशर वेसल के राउंड राउंड में हम घूम रहे हैं, वहां पे हमको रेडिएशन दिखा रहा है, लेकिन कौन अंदर जाए तो कौन जाए, समझे। तो ये सब चीज लॉस, उसको बोलते हैं लॉस हो जाना, सोर्स लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब गायब हो जाना, सोर्स ही गायब हो जाएगा, गायब तो वैसे नहीं होता है, और मतलब खो जाना। ठीक है, खो जाता है। तो ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट बना है, शायद कम लोगों के साथ ऐसा बना होगा कि सोर्स खो गया हो, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ है। मेरे जो सीनियर लोग थे वो लोग मुझे बोला था कि ऐसा भी एक बार हुआ था। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सोर्स, जो सोर्स है आरटी का, एक्सरे का, गामा का, जो भी है, चोरी हो गया या तो लॉस हो गया, ऐसा किसी ने सुना भी है क्या, ऐसा सुना है किसी ने? देखो किसी, बहुत सारे लोग लिखते हैं नो,
हमने ऐसा तो सुना नहीं है। तो याद रखो, अच्छा है सुना नहीं है, हमारा कंट्री ऑनेस्ट है, ऐसा समझो आप। बाकी ऐसा भी होता है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रियां हैं, वहां पे ये सोर्स जो है वो गायब भी हो जाता है। शायद उसके ऊपर बहुत सारे फिल्म भी बने हुए हैं कि सोर्स को ही गायब कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे फिल्म भी है बहुत सारी, आजकल आप देख सकते हैं। एरर में बी रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है लॉस और थिप होना ऑफ द सोर्स एंड detachment of the source assembly from the equipment for control system, jamming of the source assembly of guide tube। जैसे ही वो हमारा ड्राइवर यूनिट है, ड्राइविंग यूनिट है, वो जैसे ही घुमाएगा आरटी से ऐसे ऐसे, ठीक है, राउंड राउंड में, ठीक है, क्लॉकवाइज में आप घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज में, जो भी है आप घुमाएंगे, लेकिन भाई साहब ट्यूब है वही गाइड, जो गाइड ट्यूब है वही जाम हो गया होगा, तो सोर्स अंदर पूरा रिटर्न आएगा ही नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि सोर्स प्रॉपर्ली बाहर निकलेगा ही नहीं, तो भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज की प्रॉब्लम की वजह से जामिंग भी हो सकता है, या तो कुछ अंदर कचरा भर गया है, या तो ऐसा भी हो सकता है, या तो कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया है, ऐसा भी हो सकता है। तभी भी आपका रेडिएशन एक्सीडेंट होने का चांसेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझने का खाली चोरी हो जाता है, ऐसा नहीं है, चोरी भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और ये जो यूनिट है आपका कंट्रोल यूनिट, वो जाम हो जाना, गाइड ट्यूब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करना है। आदमी तो गलती करता है कभी कभी, इसमें मशीन का भी गलती होता है, जनरली मशीन का तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। those would result the necessary radiation dose to those on the vicinity of the radiation source। ठीक है, ये सब नेसेसरी रेडिएशन डोज जो है उसके हिसाब से आपको चलना है। आपका रेडिएशन डोज आपने ज्यादा खा लिया है तो तुरंत आपको रिपोर्ट करना है। एक्सेसिव एक्सपोजर कैन बी ड्यू टू द, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्यादा डोज खा लिया है तो। Neglecting to monitor regularly would delay the detection of the accident, would be therefore the enhance the radiation dose. Personal situation in this type of will be necessitate careful analysis, proper planning and handling, minimize the radiation dose on concern the personnel of the other vicinity। जनरली प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है आपका कि कैसे काम करना है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस, केयरफुल एनालिसिस नहीं किया है कि कितना टाइम कितना अंतर के बीच में ये होता है, वो जो मीटर है वो यूज नहीं किया है तो भी आपका चांसेस है। मीटर बिगड़ गया है तो भी एक्सीडेंट का चांस है। एक्सीडेंट मतलब कैसा, एक्सपायर आदमी भी एक्सपायर हो सकता है, उतना डेंजर एक्सीडेंट, ठीक है, ऐसा भी होने का चांस है। मैनेजमेंट एक्सेसिव एक्सपोजर, any actuates exposure recording dose more than 10 MSV is considered as excessive exposure। अगर 10 मिली सीवर से ज्यादा हो गया है तो आपको जनरली रिपोर्ट करना चाहिए। कहाँ गया, ये सीवर है, ठीक है, सीवर्ट। चलो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो छोटा चैप्टर ही है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखो 10 मिली से ज्यादा, एसवी से ज्यादा गया तो आपको उसका प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सेसिव एक्सपोजर गिना जाएगा और आपको तुरंत रिपोर्टिंग करना है। किसको, आपको आरएसओ, जो आपका आरएसओ है उसको तुरंत रिपोर्टिंग करना है। ओके, अभी मैंने ऊपर समझाया कि कुछ डोज से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो डोज से ज्यादा खाया तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो आपको क्या करना चाहिए। फॉल्टी एक्सपोजर डिवाइस, आपका फॉल्टी एक्सपोजर डिवाइस है तो भी आप ज्यादा एक्सपोजर खा सकते हैं, मतलब रेडिएशन ले सकते हैं। फॉल्टी रेडिएशन मॉनिटर है तो भी आप ज्यादा ले सकते हैं। रॉन्ग वर्क प्रैक्टिस, एक्सेसिव वर्कलोड, ज्यादा वर्कलोड है तो भी आपका रेडिएशन ज्यादा लगने का चांसेस है। तो याद रखो मेरे भाई, ये सब ट्रेस से रिमूव करने के लिए आपको शांति से काम करना है। अगर शांति नहीं है तो आपकी बैंड बच जाएगी। ओके, अगर आपने ज्यादा रेडिएशन खा लिया है तो रेडियोलॉजिकल फिजियोलॉज है, फिजियोलॉजी है, उससे आपको कहाँ बात करना है और उसका एडवाइजरी यूनिट है, वो यूनिट में जाना है आपको। और तुरंत आपको क्या रीजन की वजह से आपने एक्सपोजर खाया उसका इन्वेस्टिगेशन बैठता है, और वो इन्वेस्टिगेशन है वो आरएसओ ऑफिसर करता है या तो साइट इंचार्ज करता है, और वो साइट इंचार्ज को रिपोर्ट भी देना पड़ता है, और रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉपरली इमीडिएटली उसको स्टेप लेना पड़ता है ताकि दूसरे लोगों को कुछ काम कांड ना हो जाए, दूसरे लोगों के साथ भी ज्यादा एक्सपोजर ना खा सके। ऐसा आपको
ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक्सपोजर ज्यादा खाया तो आपको भी एक तो मेडिकल में एडमिट हो जाना है तुरंत। ऐसा नहीं कि मैंने यार ज्यादा खा लिया है सर तो अभी मैं बाद में, ऐसा नहीं होता है। गुड़ खाना है आपको, याद रखो गुड़ खाना है। कुछ मैं आपको बोल देता हूँ, गुड़ खा सकते हैं आप, ड्रिंक करना है, अगर मैं रिकमेंडेशन नहीं करेगा ड्रिंक का, ठीक है। थोड़ा बहुत वो लोग करते हैं ड्रिंक, तो वो भी लोग करते करते हैं। और गुड़, चने खाना है, चने, बनाना, वो सब चीज खाना है, तभी आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर वो बाहर निकल जाएगा आपके बॉडी के वाटे, पिच्छू के वाटे, या तो वॉमिटिंग के वाटे, या तो फिर टट्टी के वाटे, ठीक है। जो भी आप समझो।